बंधु नमस्कार। आपका मेरे इस चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक में स्वागत है। आज आपके समक्ष मैं एक लेख के रूप में अपने जो विचार हैं उनको प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और ये विचार समाज में व्याप्त एक ऐसी रीति नीति या व्यवहार से संबंधित है जिससे हम आप सभी सामान्य रूप से प्रभावित रहते हैं। और यदि मैं कहूँ तो हम सब भी उस पूरी प्रक्रिया का या उस व्यवहार का हिस्सा भी हैं, परंतु जब हम लाइन के उस पार होते हैं तो हम उसी को आलोचना करते हैं, और दूसरी तरफ से स्वतः जब कभी खुद फंसते हैं तो उस आलोचना वाले कार्य में सहायक या सक्रिय भागीदार भी होते हैं। तो इसे मैंने एक बहुत ही बढ़िया कैची और बहुत कानों को सुंदर लगने वाले और मन को आकृष्ट करने वाले वाक्य से जोड़ा है, और जो हम कभी एक कार्बोनेटेड पेय के विज्ञापन में सुना करते थे, एक लाइन कि दिल मांगे मोर। तो मैंने आज की इस चर्चा का शीर्षक दिया है काली कमाई का आधार, दिल मांगे मोर। तो इस दिल मांगे मोर की जो प्रेरणा है, इससे प्रेरित होकर कार्य करने वाले व्यक्तियों, कर्मचारियों, व्यापारियों या व्यवसायियों के ऊपर यह एक संक्षिप्त चर्चा या लेख हम कह सकते हैं। इसको आप व्यंग्यात्मक लेख भी मान सकते हैं, लेकिन उसकी विषय वस्तु को आप सुनिए। सुनने के पश्चात हमें सब को आत्ममंथन करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से हम स्वयं इस पूरी कहानी का एक पात्र हैं और किस प्रकार से हम इस पात्र होने के दोष से अपने को बचा सकते हैं। आए दिन हम रोज़ देखते हैं कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया अर्थात समाचार पत्र, टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम इन खबरों को देखते, पढ़ते और सुनते रहते हैं कि सरकार के विभिन्न विभाग अपनी कार्रवाइयों के माध्यम से, जिसमें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक प्रमुख होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, या फिर एक डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के रूप में लोगों के पास संपत्तियों के दस्तावेज, धन, आभूषण और अन्य चल संपत्तियां प्राप्त करता है। और तो ऐसी स्थितियों में हम देखते हैं कि कई लोगों के, कई विभागीय कर्मचारियों या शासकीय कर्मचारियों के घरों से आय से अधिक संपत्ति मिलती है, जिसमें नकदी, आभूषण इत्यादि मिलते हैं, नोट के जखीरे मिलते हैं। नोटों की संख्या इतनी अधिक होती है कि नोट गिनने वाली मशीनें मंगाने पर भी मशीनें नोट गिनते गिनते हाफ जाती हैं, कर्मचारी थक जाते हैं और फिर भी उनका हिसाब किताब नहीं हो जाता। 2 दिन 3 दिन लगने के पश्चात उन सब की गणना की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति धन संपत्ति, चल संपत्ति तो एकत्र ही करते हैं, अचल संपत्ति के दस्तावेज, लॉकर उनसे भरे रहते हैं, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, मोटरसाइकिल, महंगी गाड़ियाँ, महंगी कारें इत्यादि भी, और पौष इलाके में उनके भवन और भू संपत्तियाँ भी पाई गई हैं। ऐसा आए दिन खबरों में दिखता रहता है। यह भी दिखता रहता है कि उन लोगों ने महंगे महंगे टूर पैकेज के लिए हैं और विदेशों में यात्राएं की हैं। तो यदि देखा जाए कि विधिक रूप से या हम कहें साक्ष्य के रूप से जिस पद पर वह नियुक्त होते हैं और जिस वेतन मान में वो कार्यशील होते हैं, कार्यरत होते हैं, उस वेतन मान के आधार पर उन्हें प्रदान की जाने वाली जो राशि होती है वेतन के रूप में, उससे तो वो इतने धन का संचय कर नहीं सकते, इतनी राजसी जीवन शैली में वो रह नहीं सकते। तो अंततः उन्हें यह धनराशि प्राप्त कैसे होती है और वह कैसे साहस कर पाते हैं कि इस सब को वो एकत्र करके अपने पास रख सकें। अब मैं बात ये करता हूँ कि हमारे पास डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। हमारे पास एंटी करप्शन लॉज हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। लेकिन इन सब के होते हुए भी कुछ कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि बहुत ही धृष्ट हैं और बहुत ही हिम्मती हैं, या मैं कहूँगा कि
वे मिस एडवेंचर करते हैं, सोचते हैं कि चलिए हम करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। और इसके पीछे उनके मन मस्तिष्क में यही वाक्य कार्य करता रहता है कि दिल मांगे मोर, यानी सरकार उनको जो कुछ दे रही है वेतन भत्ते के रूप में, उसमें वो संतुष्ट नहीं है, उन्हें और चाहिए, और इस और की कोई सीमा नहीं होती। अब यहाँ पर मेरे मन में बात आती है, क्योंकि हम भी छात्र थे, हमने भी अपने कैरियर बनाने के लिए परीक्षाओं में या विभिन्न साक्षात्कारों से होकर गुजरने के उपरांत अपने कैरियर को प्राप्त किया और कैरियर प्रारंभ किया। समाप्त और पूरी तरह जीवन यापन करने के पश्चात हम सेवानिवृत्त हुए। तो ऐसी स्थिति में, जो कि हम लोग तो शिक्षा विभाग में थे, उच्च शिक्षा विभाग में, तो वहाँ तो इस तरह के अवसर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो हम अपने चारों तरफ देखते थे, हम अपने छात्रों को देखते थे, तो वे प्रांतीय शासकीय सेवाओं में या केंद्रीय शासकीय सेवाओं में या अधीनस्थ शासकीय सेवाओं में, अधीनस्थ सेवाओं में, चयन सेवा आयोग की सेवाओं में जाते थे। और जाने के पश्चात जो प्रक्रिया होती है उससे तो हम लोग अवगत हैं ही। तो उसमें लिखित परीक्षा 2 स्तरीय, पहले तो 1 स्तरीय होती थी, फिर लिखित परीक्षा 2 स्तरीय, फिर साक्षात्कार होता था। और साक्षात्कार में जब वो चयन बोर्ड के सामने जाते हैं तो वहाँ पर चयन बोर्ड के व्यक्ति द्वारा या अध्यक्ष द्वारा अमूमन अधिकतर यह प्रश्न तो पूछा ही जाता है कि इस सेवा में आने के लिए आपका उद्देश्य क्या है, क्यों आना चाहते हैं। तो एक रटे रटाए और एक किताबी उत्तर की तरह हर साक्षात्कार देने वाला छात्र ये कहता है कि साहब हम देश की सेवा करना चाहते हैं, हम समाज की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हम इस शासकीय सेवा में आ रहे हैं। हमारा बहुत ही मन है कि हमने पढ़ाई लिखाई की है, समाज के प्रति हमारा कुछ दायित्व होता है, इसलिए हम समाज सेवा के लिए या देश की सेवा करने के लिए इस सेवा में हम चयनित होना चाहते हैं। अब यह साक्षात्कार के समय का दिया हुआ आदर्श वाक्य सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और उस व्यक्ति द्वारा दिए हुए आंसर से उसके व्यक्तित्व की एक छद्म पहचान, छद्म छाप साक्षात्कार लेने वालों के मन पे डालता है। और वह व्यक्ति अपने इस छद्म व्यवहार के आधार पर तथा अपनी जो उसकी योग्यता है उसके मिश्रित प्रभाव स्वरूप चयन प्राप्त करने में सफल हो जाता है, और उसका नाम चयनित अभ्यर्थियों की सूची में आकर के वह नियुक्ति पा लेता है। अब आता है चरण 2। जब वह नियुक्त होने के पश्चात पद पर आसीन हो जाता है तो वह चाहे प्रथम श्रेणी की नौकरी पाए, चाहे द्वितीय श्रेणी की नौकरी पाए, या चतुर्थ श्रेणी तक की नौकरी पाए, जैसा मैंने कहा, चाहे वो केंद्र सरकार की नौकरी हो, चाहे वो प्रांतीय सरकार की नौकरी हो, सभी में चयनित व्यक्ति द्वारा प्रथमतः यह स्वीकारोक्त की जाती है कि वह सेवा में आ रहा है इस उद्देश्य से कि वह देश सेवा करेगा या समाज सेवा करेगा। परंतु जैसे ही वह इस पूरी प्रक्रिया में एक सहयात्री बनता है तो उस पूरे सहयात्री बनने की प्रक्रिया में, यानी कि जिस विभाग में भी वो जा कर के पदस्थापित होता है, वहाँ एक पूर्व नियुक्त कर्मचारियों का एक इतना बड़ा जमघट होता है जो कि उसे उस विभाग में कार्य करते हुए अपने को अनुभवी और सीनियर बताते हैं, और उन्हें उस विभाग की सभी अंदरूनी बातें पता होती हैं। तो जैसे ही उस काली कोठरी में वह नवीन नवचयनित पदस्थापित व्यक्ति जाता है तो उसके लिए यह बात कही जाती है कि काजल की कोठरी में कैसे ही सहन हो जाए, एक छींट काजल की लागी पे लागी है। वह जिस दिन पदभार ग्रहण करता है उस समय तो वो वेतन से ही संतुष्ट रहता है, लेकिन कुछ दिन उन लोगों के मध्य रहते हुए उसे भी यह लगता है कि अरे ये जो लोग हैं ये तो वेतन के अलावा भी अन्य किसी गतिविधियों में लिप्त हैं जो कि बड़ी ही लुभावनी है। तो ऐसी स्थिति में उसका मन भी डोल जाता है। यदि वह चारित्रिक रूप से कमज़ोर हुआ, जो कि धन सामान्यतः व्यक्तियों को बना देता है, तो वह भी उन सभी गुणों से संपृक्त हो जाता है जो कि उसे अतिरिक्त धन अर्जित करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं, और वह फिर उन धन अर्जन के रास्तों पर अपने कदम शनै शनै शर्माते हुए या लड़खड़ाते हुए या हिचकते हुए
बढ़ा ही देता है। और फिर वह अपने से संवाद करता है और कहता है, उड़ान परों से नहीं होती है, हौसले से होती है। और फिर वह धीरे धीरे हौसला अपने में बनाने लगता है और उन सब कामों में अपने को झोंक देता है जो कि उसके अग्रज, उसके सीनियर विभाग में रहते हुए करते रहते हैं। कभी कभी यदि उसकी मेधा, उसकी कल्पना शक्ति उन सबसे ज़्यादा होती है तो वो उनसे भी ज़्यादा निपुण और शातिर हो जाता है और फिर धन अर्जन के नए नए रास्ते, तरीके और रीतियाँ वह अपनी शोध क्षमता के आधार पर बनाने लगता है, खोजने लगता है और फिर उन पर वह तैरते हुए आसमान की निस्सीम गहराइयों तक चला जाता है। और फिर वह दिल मांगे मोर के आदर्श वाक्य से, यानी कि हौसलों के पर उड़ते हुए दिल मांगे मोर के प्रेरक वाक्य के सहारे वह स्वच्छंद उड़ान भरने लगता है और धन अर्जन की मुहिम में अधिक तीव्रगामी हो जाता है। अपने और चारों ओर हम निगाह दौड़ाएं तो पाएंगे चारों तरफ जाने की शासकीय सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, चिकित्सकीय सेवाएं, अभियांत्रिकी सेवाएं, उच्च शिक्षा सेवाएं, वाणिज्य, व्यापार, व्यवसाय आदि। जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, मीनिंग देयर बाय यू नेम इट दैट इज़ देयर। किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं है जहाँ पर कि कोई भी कार्यरत व्यक्ति अपने वरिष्ठ सहकर्मी, नातेदार, रिश्तेदार से ज्ञान अर्जित करके या स्वयं अपनी बुद्धि चातुर्य से वेतन भत्तों के अतिरिक्त, विधि सम्मत व्यापार, व्यवसाय, वाणिज्य के लाभों के अतिरिक्त धन एकत्र करने का नया नया अवसर खोजता पाया जाता है। और इस सब के पीछे यही प्रेरणा वाक्य कार्य करता है कि दिल मांगे मोर। हम बचपन में सुना करते थे कि बड़े बूढ़े कहते थे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यानी अब यह उक्ति किताबों में सिमट के रह गई है। प्रायोगिक दृष्टि से किसी के जीवन में यह उक्ति अब कार्यशील नहीं है, न तो वह उसे सदमार्ग के लिए प्रकाश पुंज की तरह कार्य करती है। 2.5 गज जमीन की कहानी अब किसी के विश्वास की विषय वस्तु नहीं रह गई है। कफन में जेब नहीं होती, भस्मीभूतस्य देहस्य, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। बड़ी बड़ी रियासतें, राजे बादशाह, सल्तनतें सभी समाप्त हो गए। पर शासन सत्ता पर बैठे वाणिज्य व्यवसाय में कार्यशील कर्मी अपने सामाजिक कर्तव्य बोध से विरत होकर आत्मकेंद्रित होने लगे हैं और फिर समाज में यदा कदा ही सही वे उदाहरण प्रकट होने लगते हैं कि वे कर्मी जिन्हें स्वयं को जनसेवा के समर्पण के नाम पर शासकीय सेवा में प्रवेश प्राप्त किया था, वे साधु के वेश में शैतान बन जाते हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक धन संचय करना रहता है। जन सेवा उनके लिए गौड़ हो जाती है। उनके जीवन शैली में सदैव अहिर्निश दिल मांगे मोर हिलोरें ले रहा होता है। वे व्यक्ति जो शासकीय सेवा में कार्यशैली की शुचिता को अंगीकार करने में स्वयं को असहज पाते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि कृपया यदि आप शुचितापूर्ण जीवन नहीं जी सकते तो आप त्यागपत्र दे दें। आपके लिए जीवन में और भी कोई चीज़ें हैं, लेकिन यदि मुझसे पूछें तो ईमानदारी के साथ शुचितापूर्ण रीत से शासकीय सेवा करना इतना भी कठिन नहीं है। आप अन्य को सुधार नहीं सकते, लेकिन खुद तो सुधरे रह ही सकते हैं। यहाँ पर मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जो समाज में प्रचलित अनुचित रीति नीति का सहारा लेकर आय से अधिक अर्जित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, उन्हें तो ज्ञात होता ही है कि आय से अधिक धन अर्जन करना अपराध है। कभी न कभी तो पकड़े जाने पर उन्हें सजा का भागी होना होगा, परंतु
फिर ऐसा क्या है कि वे इस परोक्ष भय के होते हुए भी इस प्रकार के कार्य में अपने को संलिप्त रखते हैं? कारण मात्र इतना है कि वह जानते हैं कि भारतवर्ष में कानून व्यवस्था दीर्घगामी है। तत्काल किसी भी व्यक्ति को किए किसी भी कदाचार के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। किए जाने वाले दंड के संदर्भ में या अर्जित धन और पाने दिए जाने वाले दंड के संबंध में जो अनुपातिक प्रक्रिया है वह उतनी भयात्मक नहीं है। हाँ, पिछले सालों में कुछ ऐसा होने लगा है कि अनुचित रीत से अर्जित की गई धन संपत्ति अब सरकार कन्फिस्केट कर लेती है, जब्त कर लेती है, चाहे वह चल संपत्ति हो, धन हो या अचल संपत्ति। परंतु अभी भी उसमें दंड दिए जाने का जो अनुपात है वह बहुत ही न्यून है और कम है। और ऐसा होने से समाज में अभी भयात्मकता नहीं है, डर नहीं है, जिसके कारण से लोग अपने व्यवहार और कार्य में शुचिता की ओर प्रेरित नहीं हो रहे। साक्ष्यों का अभाव, जांच एजेंसियों से दुरपसंदी और इसी प्रकार के बहुत से विलंब करने वाले कारक हैं जिनके कारण दोषी व्यक्ति या अनुचित कार्य में कदाचार में लिप्त व्यक्ति यह नहीं मानता कि उसे कदाचार करने के उपरांत तत्काल दंड का भागी होना होगा। इसलिए जब होगा तब देखा जाएगा कि टालू रीति के अंतर्गत वह दिल मांगे मोर के प्रेरक वाक्य से प्रेरित होकर कार्य करता रहता है। अब रह जाती है बात, ये हम एक जनसाधारण की तरह दूसरे पक्ष यानी शासकीय कर्मचारी अथवा व्यापारी अथवा व्यवसायी अथवा इंडस्ट्रियलिस्ट की ओर उंगली तो उठा रहे हैं, परंतु हमें आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिए कि जब हम किसी विभाग में अपने किसी कार्य के लिए जाते हैं, मानिए कि हम जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, संपत्ति रजिस्ट्रेशन, विद्युत कनेक्शन, भवन मानचित्र स्वीकृति, राजस्व विलेख संशोधन, आरटीओ चालान, न्यायालयों में वाद संधि कार्यकलाप, पुलिस, आबकारी, जीएसटी, आप नाम लेते जाइए। और अत्र तत्र सर्वत्र ये दिल मांगे मोर का प्रेरणा वाक्य अपनाने वाले कर्मचारी आपको बहुतायत में मिल जाएंगे। वे बिकते हैं, खरीदने वाला चाहिए। और खरीदने वाले कौन हैं? ये हम आप ही हैं। हम मूल्य लगाते हैं वैसा जैसा हमारी आवश्यकता होती है, जैसा हमें शीघ्र कार्य होते हुए पाना है, उसी हिसाब से। तो हम लोग तो तत्पर रहते हैं ऐसे व्यक्तियों को अपनी सेवाएं देने के लिए। तो यदि वो बिकने के लिए तैयार हैं और आप खरीदने के लिए तैयार हैं, तो क्रेता और विक्रेता के मध्य जैसे ही सौदा होता है, चीज़ें एक हाथ से दूसरे हाथ में चली जाती हैं। तो दिल मांगे मोर के गिलास में अनुचित धन प्रदान किए जाने का सुस्वादु पेय डालकर हम आप अपना काम निकालते रहते हैं। और जब तक कि वह व्यक्ति जिसे अपना काम न कराने का परिस्थिति में ना आना पड़े, तब तक वह ईमानदारी की बात करता है। परंतु जैसे ही वह स्वयं उस परिस्थिति में आता है, वह कुछ ले दे करके अपना काम करा करके फिर अलग हट जाता है और वह फिर आदर्श की बातें करने लगता है। तो यही समझौतावादी प्रकृति शासकीय अथवा नौकरशाही नौकर पेशावर को काली कमाई का खाद पानी देती है। समाज के सदस्य दबे छुपे रिश्वतखोरी को बुरा भला तो कहते हैं, परंतु सक्रिय योगदान भी देते रहते हैं जब भी उनका कोई मामला फंसता है। यह एक आदर्श सिद्धांत है कि रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों ही अपराध है, लेकिन हम केवल रिश्वत लेने वाले की ओर उंगली उठाते हैं। अपने को उसमें संलिप्त होता हुआ पाते हुए अपने को तो कह देते हैं हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, काम हमको कराना है, तो हम अपना काम करके निकल जाते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं कि जिन्हें कि हम अपने जीवन में अपना करके इस दिल मांगे मोर की प्रेरक वाक्य को और भी संपुष्ट करते हैं। यदि हम स्वतः इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त ना हो, तो ये दिल मांगे मोर की लाइन किसी के मानस पटल पर, माने कर्मचारी के मानस पटल पर और कर्मचारी के जीवन शैली में अपना स्थान न बना पाए, यह मात्र विज्ञापन पटों तक ही सीमित रह जाए। लेकिन यह संभव नहीं है। दैनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति
आदर्शों की बात तब तक करता है जब तक कि वह प्रतिकूल परिस्थितियों में नहीं फंसता। होना ये चाहिए कि यदि हम किसी चीज़, किसी जीवन पद्धति, किसी कार्यशैली को आदर्श मानते हैं तो हमें यथासंभव जहाँ तक हो सके वहाँ तक हमें आदर्श जीवन पद्धति को ही अपनाना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात है कि कानून, विधि, नियम के साथ समझौता करने के नाम पर किसी सक्षम पदाधिकारी को पैसा देना या उसे अनुचित लाभ प्रदान कराना ये किसी भी स्तर पर उचित नहीं है। और मेरा अनुरोध ये है या मेरा सोचना ये है कि यदि हम सभी एकमत होकर के ये निर्णय ले लें कि हमें किसी भी ऐसे कर्मचारी को या कैसी भी ऐसी परिस्थिति में पदस्थापित व्यक्ति को या नियुक्त व्यक्ति को हम किसी भी प्रकार का आर्थिक प्रलोभन नहीं देंगे और उसे यह बाध्य करेंगे कि जिस कार्य विशेष के लिए उसकी नियुक्ति है वह उस कार्य विशेष को ईमानदारीपूर्ण रीति से नियमतः करे। हाँ, अब संतोष यह है कि बहुत से ऐसे कार्यों में जो कि ऑनलाइन होने लगे हैं वहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप कम है। तो जो वर्तमान परिस्थितियों में देखने में आ रहा है कि जिन जिन जगहों पर मानवीय हस्तक्षेप निकल करके सीधे ऑनलाइन चीज़ें होने लगी हैं वहाँ पर अब रिश्वतखोरी का मामला बहुत कम हो गया। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि बहुत अच्छा उदाहरण है जो दिखाई पड़ता है, जिसमें कि जनसाधारण को काफ़ी राहत मिली है। इसी प्रकार जीएसटी में भी ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने में भी बहुत चीज़ें, नहीं तो वाणिज्य कर और इनकम टैक्स ये दो विभाग ऐसे थे और आबकारी विभाग जिनमें कि बहुत ही ज़्यादा इस प्रकार की गतिविधियाँ हुआ करती थीं। तो अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचने जा रहा हूं कि जी हाँ, सर्वप्रथम तो हमको समेकित रूप से, सामूहिक रूप से इस बात का प्रतिवाद करना चाहिए कि जब हम किसी सार्वजनिक पदाधिकारी के समक्ष किसी कार्य विशेष के लिए जाएं तो हमारा आग्रह ये होना चाहिए कि नियम कानून की रीत से भले ही विलम्ब हो जाए हमको कार्य होने देना चाहिए। हमें हतोत्साहित करना चाहिए उन परिस्थितियों और कार्य व्यवहार को जो कि हमें से पैसा प्राप्त करने की या जिसको हम लोग कहते हैं काली कमाई के लिए, कुछ धन की मांग करने के लिए हमको बाध्य करते हैं। तीसरा ये है कि राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकारों ने भी इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए विभिन्न संस्थाएं बनाई हुई हैं जिनका कि नंबर पोर्टल पर उपलब्ध है। और अब ये देखने को मिला है कि बहुत से ऐसे व्यक्ति एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जाकर के अपनी शिकायतें लिखाते हैं और उनका सत्यापन होने के पश्चात दोषी कर्मचारियों को दंड भी मिलने लगा है। ये विगत में ये चीज़ें देखने को मिली हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एक समय में जो पहले खुला हरा मैदान था और जिसमें कि जितना चाहो उतना चर ले जाओ ये व्यवस्था थी, अब उस पर काफ़ी हद तक अंकुश लगने लगा है। हाँ, बशर्ते हम जनसाधारण उस व्यक्ति विशेष को जो कि ऐसी कदाचार की गतिविधियों में संलिप्त है उस पर अंकुश लगाने के लिए सक्रिय हो जाएं और सरकारों द्वारा प्रदत्त जो निवारण के जो तरीके हैं या जो एंटी करप्शन के जो मशीनरी है उसकी सहायता लेकर इस प्रकार की गतिविधियों पर हम अंकुश लगा सकते हैं। यदि हम सभी समाज के लोग स्वतः अपने स्तर पर नैतिक मूल्यों के साथ जीवन जीने का व्यवस्था अपना लें और इस प्रकार की गतिविधियों का प्रतिकार करें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि पैसे की मांग करे तो हम उससे कह सकते हैं कि जो कार्य को करने के लिए आपकी नियुक्ति की गई है उस कार्य के लिए आपको सरकार वेतन देती है, तो आप अनुचित रीत से धन प्राप्त करने की चाह छोड़ दें। खून पसीने की जो मिलेगी वही खाओ, चुपड़े खाने के लिए गलत राह पर मत जाओ, क्योंकि सब ठाट धरा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। और ऐसी स्थिति में सरकारों के पास एंटी करप्शन मशीनरी है
ज़रूरत है कि हम उसका सहयोग करें, उसका उपयोग करें और अपने त्वरित लाभ के लिए, अपने व्यक्तिगत सुविधा के लिए किसी भी कर्मचारी द्वारा किए गए कदाचार को हम न तो प्रश्रय दें और न ही उसे हम अप्रूव करें और प्रमोट करें। मैं आपके सामने जब इस चर्चा को लेकर प्रस्तुत हुआ तो मैं स्वयं इस द्वंद्व से गुजर रहा था कि श्रोतागण इस पूरी चर्चा को इस दृष्टि से देखेंगे कि ये बहुत ही आदर्शपरक बात है, परंतु समाज में जो चीज़ें या जो घटनाक्रम या जो व्यवहार जिससे हम आप आए दिन दो चार होते हैं और बहुधा आहत भी महसूस करते हैं और हमारे लिए वो असुविधा के कारक भी होते हैं, तो उसके लिए किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। हाँ, हम मन में अपने विचार में इन सब बातों को लाते हैं, परंतु सार्वजनिक स्तर पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इसको खुल के हम न तो चर्चा का विषय बनाते हैं और न ही इस पर हम बात करते हैं और न ही इस और विचार करते हैं कि कैसे इस कुरीति को, जो सामाजिक कुरीति है, उसका कैसे हल निकाला जाए। हम दूसरे से तो चाहते हैं कि वह ईमानदारी का व्यवहार करे, परंतु पहला कदम उठाने में हम स्वतः झिझकते हैं। तो बात सारी ये है कि आप स्वतः ईमानदार रहिए, ईमानदारी की बात करिए, ईमानदारी को प्रोत्साहित कीजिए और उन अवसरों, उन व्यक्तियों, उन कार्यकलापों को उजागर कीजिए जहाँ पर कि इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं जिन्हें कि हम कहते हैं कि कर्मचारी मलाई काटने के लिए आते हैं सेवाओं में। वो चाहते हैं कि वेतन उनका रिकरिंग डिपॉजिट की तरह बैंक में जाए और ऊपरी कमाई से उनके सारी ऐशो आराम और घर के खर्चे चलते रहें। तो कृपया ये जो पैरेलल इकोनॉमी है, जो ये काली कमाई की जो पूरी जो दूरभिसंधि है या जो एक ये पूरा जंजाल है, मकड़ जाल है, उस सब को तोड़ने में हमारी आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत ज़रूरी है। सरकार ने तरह तरह के तरीके बनाए हुए हैं, एजेंसियां बनाई हुई हैं, उनके संज्ञान में ऐसे कदाचारी व्यक्तियों का जो है काला चिट्ठा हमको सबको बताना चाहिए। हमें यह नहीं डरना चाहिए कि हमारा काम रुक जाएगा या हम समाज में चिन्हित हो जाएंगे या उस कार्यालय विशेष में हम चिन्हित हो जाएंगे, तो हमारे साथ हो सकता है कि सहयोग कर्मचारी लोग ना करें। तो इस डर से तो उबरना होगा। तो आरटीआई जो 2005 में बना था, वो एंटी करप्शन के जो लॉज हैं, वो एंटी करप्शन के जो पोर्टल्स हैं, वो उनका सबका उपयोग करें और भरसक प्रयास करें कि हम लोग सामूहिक रूप से इसका प्रतिकार करें कि कोई भी अधिकारी किसी भी प्रकार की कदाचारी गतिविधि में लिप्त ना हो। स्वतः हमें भी इस प्रकार के कदाचार को सपोर्ट करने के लिए या एनकरेज करने के लिए अपने स्तर पर भी स्वयं अपने पर नियंत्रण लगाना पड़ेगा। भले ही हमारा काम 4 दिन बाद हो, लेट हो, परंतु होगा तो हमारा जो अधीर होना है या आउट ऑफ टर्न हमको काम अपना करा करके अलग हट जाना है, यही वो एक प्रवृत्ति है जो कि कर्मचारियों को आपसे अनलॉफुल तरीके से पैसा पाने के लिए आप पर दबाव डालती है या कभी कभी आप स्वतः प्रेरित होकर उनके हाथ में पैसा रख के मुट्ठी बंद कर देते हैं। तो यह हमारी आपकी प्रवृत्ति स्वतः अपने ऊपर नियंत्रण कराने से समाप्त होगी। आशा करता हूँ कि ये जो मैंने बात आपके समक्ष रखी, ये कोई नई मीन नहीं है, सबके मन में ये बात उठती है, परंतु हम आप सार्वजनिक स्तर पर न तो इसको स्वीकारने को विश्वास का हिम्मत कर पाते हैं और न ही इसके निराकरण की दिशा में सोचते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं क्या ज़िंदगी भर हमको रोज़ रोज़ थोड़ी इन मामलों से 2-4 होना, अरे ज़िंदगी में 2-4 6 10 बार होगा, हम कर देंगे। लेकिन भाई ऐसा है, एक व्यक्ति ज़िंदगी में 2-4 10 बार, पूरे भारत के कितने लोग और कितने ही लोगों को आप उतना गुणा कर दिए तो कितना अवसर। इन सभी अवसरों से ऐसे कर्मचारी लाभ लेकर के अपनी आदत न बिगाड़ें और पूरे समाज में एक गलत तरह की जीवन पद्धति को जो विकसित न करें, इस पर रोक लगाने का दायित्व तो हम सब सजग नागरिकों का है। कृपया आइए हम सब इस मुहिम में शामिल हों और कोशिश करें कि जब भी हमको मौका मिले हम इस प्रकार की किसी जो काली कमाई के रास्ते हैं उनमें सहयोगी ना बने।
धन्यवाद। कृपया इस चैनल को आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मेरा चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक आप सबके सामने इसी प्रकार के रोचक और समसामयिक विषयों पर चर्चा करता रहता है। आशा करता हूँ आप अपना प्यार और अपना सहयोग मुझे प्रदान करेंगे। धन्यवाद।